हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और रीड सीरीज़ की वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लेके आ रहे हैं दोस्तों। हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो नई लेके आ रहे हैं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान आज का हमारा विषय होगा और टॉपिक होगा दोस्तों अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इस टॉपिक में से जो है दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं और आपको इस वीडियो में वही हम क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार पूछे गए और आगे पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले आप आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला है, ड्राइवर ने कल्पना को कितने वर्गों में बांटा है? ड्राइवर ने कल्पना को कितने वर्गों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? तो ये बांटा है ड्राइवर ने कल्पना को 2 भागों में, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। कल्पना का अर्थ होता है, कल्पना का अर्थ क्या होता है? कल्पना का अर्थ होता है दोस्तों कि अनुभवों के आधार पर नई नई प्रतिमाओं का अपने मन मस्तिष्क में निर्माण करना, उसे हम कल्पना कहते हैं, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, कविता कहानी लेखन किस कल्पना के अंतर्गत आता है? कविता कहानी लेखन किस कल्पना के अंतर्गत आता है? यह आता है आपका सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत, ऑप्शन तीसरा। अगला, पुल बांध बनाने की कल्पना करना क्या कहलाता है? पुल बांध बनाने की कल्पना करना क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका रचनात्मक कल्पना, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला है, मैकडूगल ने किस कल्पना का वर्णन किया है? मैकडूगल ने किस कल्पना का वर्णन किया है? ये किया है पुनरुत्पादक कल्पना का और उत्पादक कल्पना का, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, मन तरंग से क्या तात्पर्य है? मन तरंग से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये हवाई किलों का निर्माण करना और स्वच्छंद विचारों में उड़ना मन तरंग का तात्पर्य दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किसके अनुसार हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं? तो किसके अनुसार हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं मैकडूगल के अनुसार, ऑप्शन दूसरा। ठीक है दोस्तों, अगला, विचारात्मक कल्पना से क्या तात्पर्य है? विचारात्मक कल्पना से आपका क्या तात्पर्य है? तो यह वैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन ही क्या कहलाता है? विचारात्मक कल्पना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला, कार्य साधक कल्पना किस वर्ग के तहत आती है? कार्य साधक जो कल्पना होती है आपकी, वो किस वर्ग के तहत आती है? यह आती है आपकी सृजनात्मक कल्पना के वर्ग के तहत, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, शिक्षक के द्वारा कक्षा में पहाड़ का वर्णन करने पर बच्चों द्वारा पहाड़ के स्वरूप की प्रतिमा बनाना, तो कैसी कल्पना होगी ये होगी आपकी आदानात्मक कल्पना, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। आदानात्मक कल्पना ये होगी। अगला है, कल्पना एक है। कल्पना क्या है? सबको पता है दोस्तों, कौन सी होती है कल्पना? ये होती है आपकी मानसिक क्रिया, ऑप्शन पहला। अगला है, तर्क कौन सी मानसिक क्रिया है? तर्क जो है किस प्रकार की मानसिक क्रिया होती है? जो तर्क होती है दोस्तों, ये होती है आपकी जटिल मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन पहला। अगला, तर्क कार्य कारण में संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी समस्या का समाधान करने में सहायक देता है। उपयुक्त कथन गलत है, सही है या आंशिक सही या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त कथन है दोस्तों सही, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क कार्य कारण में
संबंध स्थापित करके हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या किसी समस्या का समाधान करने में सहायता देता है। ठीक है, ऑप्शन सही। अगला है तर्क का प्रथम सोपान कौन सा है? तर्क का प्रथम सोपान आपको बताना कौन सा है। तो तर्क का जो है प्रथम सोपान होता है दोस्तों, क्या होता है? ये होता है आपका समस्या की उपस्थिति। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला तर्क का प्रकार बताइए। हमें बताना है तर्क का प्रकार। तो ये है ऑप्शन फोर्थ। आगमन तर्क भी होता है, निगमन तर्क भी होता है, उपमान तर्क भी होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, व्यक्ति एकत्रित किए हुए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है? व्यक्ति एकत्र किए गए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है? ये करते हैं कि विभिन्न उपायों पर विचार कर किसी एक उपाय का चयन करता है। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला, तर्क किसकी प्रक्रिया है? तर्क जो होता है हमारा, तर्क जो हम करते हैं तो किसकी प्रक्रिया होती है? क्या ये चिंतन की होती है, समस्या की, या निर्णय की? तो ये होती है आपकी चिंतन की। तर्क जो होता है वो चिंतन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगमन तर्क के पद होते हैं। आगमन तर्क के पद कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके निरीक्षण, परीक्षण या सामान्यीकरण। तीनों ही दोस्तों ये आगमन तर्क के पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला है, तर्क द्वारा अर्जित प्रत्ययों का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तर्क द्वारा अर्जित प्रत्ययों का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका समस्या के समाधान हेतु। ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में तर्क में कितने सोपानों की उपस्थिति बताई? डीवी ने अपनी पुस्तक लिखी थी जो हाउ वी थिंक, उसका नाम था, में तर्क के कितने सोपानों की उपस्थिति बताई है? तो उन्होंने बताई है 5 प्रकार के। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो ये होती है अधिगम अक्षम बालक हैं। जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं, असक्षम बालक होते हैं, उनमें कठिनाई पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? यह करना पड़ता है भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अधिगम अक्षम बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम अक्षम बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी जो है पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, उनको ये कमी पाई जाती है। ऑप्शन पहला इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में क्या लक्षण हो सकते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में क्या लक्षण हो सकते हैं? तो कहते हैं स्थान में समय के बोध में कठिनाई, क्षीण स्मरण शक्ति का होना और अति सक्रियता इसमें लक्षण हो सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला, किस अक्षमता में बालक पहचानी हुई वस्तु का सही नाम बताने में असमर्थ रहता है? तो ये रहता है सांकेतिक वाचाघात में। ऑप्शन पहला इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला, डिस्कैलकुलिया कितने प्रकार की होती है? तो डिस्कैलकुलिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 6। तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 प्रकार की
डिसकैलकुलिया 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उसमें लेखन से संबंधित कुछ होगा, तो लेखन विकार से संबंधित ये विकार है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है। अगला है, शारीरिक कुरूपता विकार की संज्ञा किसे दी गई है? शारीरिक कुरूपता विकार की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई है डिसमोर्फिया को। शारीरिक कुरूपता विकार की संज्ञा दी गई है डिसमोर्फिया को, ऑप्शन पहला। अगला, डिसलेक्सिया के लक्षण कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया के लक्षण है, यह आपके पठन में कठिनाई, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? यह आपका गणितीय योग्यता की कमी से, डिसकैलकुलिया गणितीय योग्यता की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला, अधिगम अक्षमता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अधिगम अक्षमता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर और अधिगम विकार, तीनों ही नाम से इसको जाना जाता है, अधिगम अक्षमता को। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने। किसने? सैमुअल किर्क ने प्रयोग किया था अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, शब्द दृष्टिहीनता किस अधिगम अक्षमता का नाम है? शब्द दृष्टिहीनता किस अधिगम अक्षमता का नाम है? तो ये होता है एलेक्सिया का, ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। शब्द दृष्टिहीनता एलेक्सिया अधिगम क्षमता का नाम है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? यह आपका वाचन योग्यता की कमी से, जो बोल पाने में असमर्थ हो या उसमें कोई समस्या आ रही हो तो उसको हम एलेक्सिया कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, अधिगम अक्षमता का लक्षण क्या है? अधिगम अक्षमता का लक्षण क्या है? यह है आपका अवधान संबंधी बाधा विकार अधिगम अक्षमता का लक्षण होता है, ऑप्शन तीसरा। अगला, गंभीर तनाव की अवस्था किस अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? गंभीर तनाव की जो अवस्था होती है उसमें किस अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? ये कहा जाता है डिस्थीमिया को, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। डिस्थीमिया को जो है गंभीर तनाव की अवस्था की जो अधिगम क्षमता है उसको कहा जाता है, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समान लक्षणों के आधार पर एफासिया किस प्रकार की हो सकती है? समान लक्षणों के आधार पर जो है एफासिया किस प्रकार की हो सकती है? ये हो सकती है आपकी ज्ञानात्मक एफेसिया, गामक एफेसिया और एलेक्सिया, तीनों ही प्रकार की हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। अगला है, किस वाचाघात में बालक शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता है? तो किस वाचाघात में होता है ऐसा? ये होता है दूषित शब्दाचरण वाचाघात में, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण सहायक है। अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण सहायक किसमें है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु, आयु अनुरूप उपेक्षित स्तर कौशल विकास हेतु और शिक्षा की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के क्रियान्वित हेतु या अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण ये सहायक होता है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिगम प्रतिफल आवश्यक है, अधिगम प्रतिफल आवश्यक है, यह होता है आपका शिक्षकों हेतु, शिक्षार्थियों हेतु और अभिभावकों हेतु, तो उपरोक्त सभी इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है निम्न में से अधिगम प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाली विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ये नहीं है आपकी, यह मापन मूल्यांकन योग्य नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए संस्थागत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर, तीनों ही प्रकार से किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षार्थी विषय वस्तु की अवधारणा को समक्ष पा रहा है, यह किस प्रकार के अधिगम प्रतिफल का सूचक है? तो ये आपका बौद्धिक कौशल, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कोई अधिगमकर्ता भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिक्रिया करने की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, यह अधिगम के किस प्रतिफल से संबंधित है? तो ये आपका मनोवृत्ति से संबंधित, ऑप्शन पहला। अगला है, निम्न में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षमता से संबंधित नहीं है? कौन सी जो विशेषता है वो अधिगम अक्षमता से संबंधित नहीं है? तो आंसर बता दे रहे हैं, ये नहीं है। अधिगम अक्षम बच्चे मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक बच्चा लेखन के समय शब्दों के मध्य अनियमित स्थान रखता है, यह अपूर्ण शब्द लिखता है, किस अधिगम अक्षमता से संबंधित है? यह डिस्ग्राफिया से, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला आपको बताना कि सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो डिस्लेक्सिया होता है दोस्तों पठन संबंधित विकार में, बिल्कुल ठीक है। डिस्ग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी विकार में, बिल्कुल ठीक है। डिस्कैलकुलिया होता है आपका गणितीय कौशल संबंधित विकार से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो डिसआर्थोग्राफिया होता है वो श्रवण संबंधी विकार से नहीं होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित ये नहीं है, ऑप्शन फोर्थ। अगला, अधिगम अक्षमता से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? अधिगम अक्षमता से संबंधित असत्य कथन आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अधिगम अक्षमताएं अस्थायी होती हैं। अधिगम अक्षमताएं स्थायी होती हैं दोस्तों, अस्थायी नहीं होती हैं। ऑप्शन दूसरा है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, शब्द अंधता के रूप में किस अधिगम अक्षमता को प्रकट किया जाता है? शब्द अंधता के रूप में ये किया जाता है डिसलेक्सिया को, ऑप्शन पहला। डिसलेक्सिया को ये किया जाता है, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिगम अक्षमता के प्रत्यय को ज्ञात करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। अधिगम अक्षमता के प्रत्यय को याद करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों सैमुअल किर्क, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम दोस्तों इस वीडियो का ये है आपका वाक अक्षमता या अभिव्यक्ति क्षमता से संबंधित तथ्य है। वाक अक्षमता या अभिव्यक्ति क्षमता से संबंधित तथ्य है आपका डिस्फेनिया। डिस्फेनिया हम उसको कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन पहला। तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।